अस्सलाम वालेकुम। अमीन फारूकी हाज़िर खिदमत है। हम गए शहादत अवान साहब के पास, छोटा भाई भी और मैं भी जाके उनसे बात की। उन्होंने बोला जी अमीन भाई, बात असल में ये है कि हज़ारों में एक केस ऐसा होता है जो आप उसकी अपील करें तो वो एडमिट होता है या उसकी कोई पॉजिटिव आपको रिजल्ट मिलते हैं, अदरवाइज ये नाकाम हो जाते हैं। पैसे ज़ाया करने आप कर ले। मेरी तो प्रपोजल और आपको ये है कि आप इसको आगे ना जाएं, बस छोड़ दें। छोटे भाई ने नीचे से पाँव मारा, बोला जी सर आप ये फाइल हमें दे दें, हम देखते हैं। बोला हाँ जी फाइल आपकी ये ले लें। फिर हम गए शहादत अवान साहब के पास, छोटा भाई भी और मैं भी जाके उनसे बात की। उन्होंने बोला जी अमीन भाई, बात असल में ये है कि हज़ारों में एक केस ऐसा होता है जो आप उसकी अपील करें तो वो एडमिट होता है या उसकी कोई पॉजिटिव आपको रिजल्ट मिलते हैं, अदरवाइज ये नाकाम हो जाते हैं। पैसे ज़ाया करने आप कर ले। मेरी तो प्रपोजल और आपको ये है कि आप इसको आगे ना जाएं, बस छोड़ दें। छोटे भाई ने नीचे से पाँव मारा, बोला जी सर आप ये फाइल हमें दे दें, हम देखते हैं। बोला हाँ जी फाइल आपकी ये ले लें। खैर फाइल ली हमने, राइट लेफ्ट इधर उधर से बड़ा पता किया। पता ये चला साहब कि जी बैरिस्टर अजीजुल्लाह शेख साहब हैं कराची में, जो कि बड़े नामी ग्रामी वकील हैं। उनसे अप्रोच की गए। खैर उनके पास गए तो उनकी सेक्रेटरी ने पहले तो ये कहा दी कि ये फाइल आप दे दें और इतनी इसकी फीस है पढ़ने की कि जस्ट हमने पढ़ना है और देखना है कि आया केस लेना है या नहीं लेना। हम ऐसे उठा के केसेस नहीं ले लेते, हमारी भी एक रेपो है, उस रेपो को हम बरकरार रखते हैं। केस में पहले हम देखेंगे। खैर मैंने उनको बताया कि जी बड़ी जाऊँ। बोला जी आपकी कोई माजरत के साथ हैसियत नहीं, वो शेख साहब देखेंगे, बैरिस्टर साहब फिर देखेंगे। बैरिस्टर साहब माशाल्लाह बड़े नामी ग्रामी और उस वक्त के जो है हेड ऑफ दी मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के भी केसेस वो लड़ते रहे हैं। खैर उनको पैसे दिए, जो भी उनकी फ़ीस थी, और वो सेक्रेटरी को उनकी वो फाइल दी और फाइल दे के मैं आ गया। 3 दिन के बाद बुलाया। जब गया तो उसने बोला जी अब तशरीफ़ लें। जब अंदर गया, बैरिस्टर अजीजुल्लाह शेख साहब से पहली मुलाकात हुई। उन्होंने बोला बात ये है बरखुरदार, इसमें बड़ी जान है। मुझे समझ नहीं आई कि ये क्या हुआ आपके केस के साथ। मैंने कहा सर मैं भी ये कह रहा हूँ, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट। खैर उन्होंने उसको उससे भी ज़्यादा बताया। बोला जी ये है, लेकिन बात ये है कि मुझे अगर आप एंगेज करना है तो फिर ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैं चलूँगा, उसमें फिर इंटरफेरेंस को नहीं आप करेंगे। मैंने कहा जी बिल्कुल नहीं, हम पहले भी नहीं करेंगे। खैर उनकी टर्म एंड कंडीशन थी, वो हमने तय की और उन्होंने केस लिया, लेकिन उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में अपील फाइल कर दी। अब जनाब अपील चल रही है। मीनवाइल जो हुआ है वो वालदा मोहतरमा जो थी, उनका भी ब्लड प्रेशर की वजह से, बाकी उनको तो कोई डायबिटिक या हार्ट की या किसी किस्म की बीमारी नहीं थी, उनके डायलिसिस शुरू हो गए। हफ्ते में 2 मरतबा डायलिसिस हो और बेटे की वो याद कर करके उनके उस तरफ से वो उनके डायलिसिस करवाना, इधर हमने केस को वो करना, परसू करना। अब आपको पता ही है कि कोर्टों में पाकिस्तान की क्या हालत होती है माशाल्लाह। खैर नहीं, वो चलता रहा सिलसिला। तकरीबन 2008 में चलता रहा। तो उसके बाद पता चला जी कि तकरीबन 3-3.5 साल हो गए हैं सिंध हाई कोर्ट में चलते चलते केस। वो एक दिन मैंने अजीजुल्लाह शेख साहब से कहा सर काफ़ी अरसा हो गया। बोला नहीं बिल्कुल सुकून रखवा हो नहीं। और हमने अजीजुल्लाह शेख साहब को किया, उन्होंने रज़ा हाशमी के वालिद जो इक़्तिदार अली हाशमी, उस वक्त वो बड़े नामी ग्रामी थे या एक्टिव थे, या एक्टिव वकला में से शुमार था उनका, तो वो थे। खैर वो थर्सडे का दिन हियरिंग हमारी लगी, तो अजीजुल्लाह शेख साहब से मैंने बात की, तो उन्होंने कहा जी दुआ करें कि चल जाए केस। चल गया तो इंशाअल्लाह अल्लाह करम करेगा। खैर जब केस साहब पता चला जी रहमत हुसैन जाफरी साहब की डीबी थी और साथ उनके जस्टिस अफजल सुमरो साहब थे। 2 जज साहबान की सिंध हाई कोर्ट में डीबी थी कराची में। इनके सामने अजीजुल्लाह शेख साहब थर्सडे का दिन पेश हुए और पता चला जी कि उनके वकील साहब नहीं हैं और मुलजिम राजा फरत कस्टम की वाइट यूनिफॉर्म पहन के वहाँ मौजूद है। वो भी खड़ा हुआ है। तो उसको कहा जी किधर है आपके वकील साहब, तो उन्होंने बोला जी दूसरी कोर्ट में बुला रहा है, हम केस को चला रहे हैं। खैर उन्होंने चला दिया। थोड़ी देर के बाद उनके वकील भी है। जब हमारे शेख साहब ने पूरा केस चलाया तो उसके बाद उनके वकील ने कहा जी कि मुझे आप जो एडजमेंट दे दे, तो मैं फिर किसी डेट की वो आप दे दें, मैं इतनी जल्दी तैयारी नहीं कर पाया, मेरे पास मैं बिजी था। तो रहमत हुसैन जाफरी साहब ने कहा जी ठीक है, आप तुम्हारा फर्स्ट केस यही होगा, इसी को हम सुनेंगे, बाकी केसेस तो बाद में फिर देखेंगे, तो आप कल तैयारी करके आए। दूसरे दिन जनाब जुमे का दिन था, उसी दिन वालदा के डायलिसिस भी होते थे। मैंने कहा वालदा मोहतरमा से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जी आपके डायलिसिस होते हैं, कहते हैं कि जी जब इंसान तकलीफ में हो और अल्लाह पाक से कोई सिद्के दिल से दुआ करे तो कबूल हो जाती। वैसे भी आप बड़ी दुआएं कर रही हैं और मुझे कहने की खैर ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी वो, उन्होंने बोला आप बेफिक्र हो जाओ। खैर उनको सुबह मैंने 7 बजे हॉस्पिटल में छोड़ा। डायलिसिस के लिए 4 घंटे का प्रोसेस होता था और मैं फिर कोर्ट में आया, बाकी लोग भी आए, दोस्त यार और
भाई वगैरह भी कोर्ट में आके फिर दोबारा जुमे का दिन था, केस चलना शुरू हो गया। चलते 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 साहब आखिर में बीच में आके रहमान हुसैन जाफरी साहब ने ये कहा कि जनाब ये आप बताएं कि आप कह रहे हैं जी इसने किया, कातिल ये था, ये था, ये था, ये था, ये तो सब चीजें मौजूद है, ऑन रिकॉर्ड है, मान ली बात। ये बताया जाए कि इसकी पीछे रीजन क्या थी, आखिर रीजन क्या थी। वो जो इन्वेस्टिगेशन में मैंने रिपोर्ट, कस्टम की रिपोर्ट जो इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन ब्रांच ने लांच को भगाने वाली थी, वो ऑन रिकॉर्ड थी, इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा थी। उसको हमारे वकील ने कहा जनाब इस पेज को आप देखें, इस पे ये रिपोर्ट है जिसमें इन दोनों का फटा हुआ है, जिसमें इसने कातिल ने ये रिटर्न में कंप्लेंट की थी मकतूल के खिलाफ कि जी इन्होंने मुझे बेपनाह गालियां भी दी हैं और इस किस्म की वो सारी चीज़ें मौजूद है। खैर उसमें जब अदालत ने देखा उन्होंने बोला जी ठीक। उसके बाद जनाब उनके वकील ने भी काफ़ी जरा की मुख्तलिफ किस्म की PLDs कोर्ट की, लेकिन ये कि वो इररेलेवेंट करके नहीं मानी गई। तो हमारे वकील ने भी वो खैर वो दी अजीजुल्लाह शेख साहब ने, तो करते कराते एंड पे ये हुआ कि जब उन्होंने थोड़ी देर में डिसीजन देने से पहले उन्होंने अपने रीडर को बुलवाया, उसके कान में कोई बात की और रीडर बाहर गया। मुलजिम अंदर ही कोर्ट के खड़ा था, हम भी अंदर मौजूद थे, दोनों पार्टियों के वकला साहबान भी थे, उनके भी कुछ लोग मौजूद थे, हमारे भी मौजूद थे। बिल्कुल एंड पे वो चल रहा था सिलसिला। अभी थोड़ी देर में मैंने देखा जी पुलिस के कुछ लोग जो है वो गेट के बाहर आके खड़े हो गए। मैं समझ गया कि जी अल्लाह अभी थोड़ी देर में खुशखबरी हमें देने वाला है। उसके बाद जनाब हुआ ये कि सिंध हाई कोर्ट की DB ने, जिसमें रहमान हुसैन जाफरी, जस्टिस रहमान हुसैन जाफरी और जस्टिस अफजल सुमरो साहब थे, इन्होंने मुलजिम राजा फरद को उम्र कैद की सजा सुनाई, साथ 2 लाख रुपया जुर्माना, अदम अदायगी पे मजीद 6 माह की कैद ये सुनाई। और खैर हम जैसे ही वो खुशी से हुए तो हमारे वकील साहब ने फौरन हमें लेके बाहर निकले। बाहर हम आ गए। खैर बाहर आके फिर उन्होंने बोला इस वक्त निकल जाओ फौरन। खैर हम चले गए, मुलजिम वहाँ पे अरेस्ट हो गया, उसको अरेस्ट करके दोबारा सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। यानी कि 3.5 साल वो पहले कैद काट चुका था, अभी फिर उसको सेंट्रल जेल कराची में भेज दिया। और अबू बकर जो है उसको भी थोड़ी सजा हुई, राजा यूसुफ वीर को बाइज्जत बरी कर दिया। उसके बाद जनाब हम फिर दोबारा चले गए अजीजुल्लाह शेख साहब के पास के शेख साहब अब हम चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी इसके अगेंस्ट अपील की जाए कि जी इस जो उम्र कैद की सजा है इसको बढ़ाया जाए, इसको फांसी में कन्वर्ट किया जाए। उन्होंने बोला यार बात यह है कि आई विटनेस तो कोई है नहीं यहाँ, तो जो आई विटनेसेस होते हैं, जिसका कोई आई विटनेस होता है जो कहता है जी मेरे सामने ये कत्ल हुआ है, वो लोग भी बाइज्जत बरी होके आ जाते हैं। ये तो अल्लाह पाक का एक बड़ा करम हुआ, तुम्हारी वालदा की दुआएं हैं। मैंने कहा जी आपकी भी इसमें बड़ी वो हिम्मत है, आपकी भी मेहनत है, तो जिसकी बदौलत ये जो है सर्कमस्टांशियल एविडेंस के बुनियाद पे मुलजिम को सजा हो गई और बड़ी सजा हुई है। ठीक है जी, लेकिन हम चाह रहे थे कि जी फिर भी ताकि प्रेशर डेवलप रहे इसको आप करें। उन्होंने बोला जी मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है, इस्लामाबाद में करनी होगी। ठीक है जी, फिर दोबारा से हुआ, अब वो कर दी, अपील की गई। उसके बाद उनको यहाँ से इस्लामाबाद बाई एयर लेके जाना, इतना मीडिया का दौर नहीं था, इतना कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था, नेट पे आती नहीं थी चीज़ें, सारे टेलीफोन पे वो पता करना पड़ता मैनुअली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। हर सैटरडे को कॉज लिस्ट निकली उसमें ना लगा के नहीं लगा, बात पर मंडे को लगा होता था। कुछ बार वो भागम दौड़ी में जाना, फिर अजीजुल्लाह शेख साहब के लिए वहाँ गाड़ी का अरेंजमेंट करना, फिर उनको वहाँ ठहराना होटल में, फिर उनको सुबह लेके जाना। एक तरीका कार था उनका भी ये था कि वो 7 बजे कहते थे जी मैं कोर्ट में पहुँचना चाहता हूँ। 8 बजे हमने गाड़ी लगती है, वो तारे लगे होते तो उससे पहले वो पहुँचे होते थे। खैर वहाँ पहुँचे, एज उनकी काफ़ी थी, 85 ईयर्स ओल्ड थे। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान केस को सुन रहे थे। तो उसके बाद उन्होंने दूसरी पार्टी ने जो है वो इंगेज किया था खुर्रम लतीफ़ खोसा और सरदार लतीफ़ खोसा को। सरदार लतीफ़ खोसा जो बाद में गवर्नर पंजाब भी बने, पीपल पार्टी से थे, अभी PTI में हैं। उनके साहबजादे खुर्रम लतीफ़ खोसा भी थे, दोनों ये बाप बेटा उसमें दूसरी पार्टी की तरफ से, हमारी तरफ से अजीजुल्लाह शेख साहब थे जिनको हम लेके जाते थे। खैर उस पार्टी ने वहाँ पे बेल एप्लीकेशन लगाई। जब बेल एप्लीकेशन लगाई तो पता ये चला कि जी वो हमारे भी आर्गूमेंट वकील साहब ने दिए, उनके भी दिए, और बेल उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई सुप्रीम कोर्ट से। दोबारा मुलजिम वहीं का वहीं, यानी कि जेल में जो था वो जेल में ही रहा, सेंट्रल जेल कराची में। उसके बाद जनाब ये हुआ कि जब बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई तो कुछ अरसे के बाद हमारे जो वकील साहब थे बैरिस्टर अजीजुल्लाह शेख साहब, वो हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट में किसी और केस की लिए आए हुए थे, वहां पे पैरवी कर रहे थे। तो पता चला उनको अचानक हार्ट अटैक हुआ और उनकी डेथ हो गई। बैरिस्टर अजीजुल्लाह शेख साहब इस दुनिया से जा चुके, रुखसत कर गए, और अल्लाह उनको बरी की रहमत करे। तो मैंने भी उनकी नमाज जनाजा में और उनकी तदफीन में शिरकत की। तो खैर उसके बाद अब इशू ये था, अब दोबारा से किसी वकील को ढूंढना। ढूंढते मैं फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम, उस वक्त के जो वकील थे कराची के बड़े, बाद में गवर्नर
सिंध भी रहे, उनके पास गया तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा बात ये है कि मैं क्रिमिनल केसेस लेता नहीं हूँ, मेरा अपना एक फील्ड है तो मैं क्रिमिनल केसेस नहीं लेता। मैंने कहा सर बात ये है कि मैं आपको ब्लैक चेक देता हूँ। मैं जज्बाती था, वो हंसे, उन्होंने मुझे उसी वक्त सीट पे बिठाया, बोला बेटा बैठ जाओ, ये आपने आज मुझसे बात की है, मुझसे वादा करो ये बात किसी से नहीं करो। मैंने कहा जी फिर मुझे मेरी हेल्प करें, मुझे बताएं। उन्होंने फिर मुझे बताया जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में गालिबन लॉ मिनिस्टर थे, तो उनके पास आप चले जाओ। अब्दुल हफीज लाखो साहब वकील थे, बड़े नामी ग्रामी सीनियर थे, बड़े तजर्बाकार। खैर मैं उनके पास चला गया, उनको एंगेज किया, उनको इस्लामाबाद लेके जाता था। बीच में अब चल रहा है उस तरफ से वो सरदार लतीफ़ खोसा साहब और उनके बेटे खुर्रम लतीफ़ खोसा वो वकील थे। अब गया, जब फाइनल चल रही थी तो बीच में पता चला जी चौधरी इफ्तिखार साहब की हट गए और डोगर साहब तशरीफ ले आए। डोगर साहब को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बना दिया। अब मैं चाहता था कि जिनके पास केस ना चले, सर केस को बड़ी मुश्किलों से हुई, एक अलग दास्तान है, लंबी दास्तान है, उसको फिर वो आगे पीछे कर कर आके खैर मुक्सर ये कि फिर हेयरिंग लगी और हेयरिंग के दिन पता चला जी चौधरी इफ्तिखार साहब दोबारा बहाल हो गए अपनी सर्विस से। और पहले नंबर पे कोर्ट नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चौधरी इफ्तिखार मोहम्मद साहब के पास केस लगा। साथ उनके जो है वो नसीरुल मुल्क और जस्टिस खिलजी साहब थे, 3 रुकनी बेंच था वो। उनके पास केस जब शुरू हुआ तो मैं जो है ब्लैक पैंट, ब्लैक कोट, वाइट शर्ट, टाई नहीं लगाता था। मैं आगे वकला की सीट में बैठ जाता था जाके, ताकि मुझे सुनाई दे के आगे क्या प्रोसीडिंग कोर्ट की चल रही है। और साथ ही साथ मैं सुप्रीम कोर्ट की जो फाइल वहाँ दी हुई थी हमने, उसी की एक कॉपी मेरे हाथ में भी होती थी, जो मुझे अजबर याद थी। पता चला जी कि कोर्ट जब शुरू हुई तो उनके वकील ने ये कहा साहब ये कह रहे हैं कि जी ये कत्ल जो है ये किया राजा फरत ने, लेकिन ये तो बताएं ये किस तरह किया, ये साबित तो करें। साबित तो उन्होंने किया नहीं है। अब जब ये क्वेश्चन किया तो हमारे वकील साहब काफ़ी ज़ईफ थे, ज़ाहिर है उनको बीच में इंडक्ट किया था उन्होंने, काफ़ी इसको की, लेकिन क्लियर वाज़ेह अंदाज में जिस तरह वो उनकी रिक्वायरमेंट थी या वो जिस तरह उन्होंने क्वेश्चन किया था उस क्वेश्चन का उसी अंदाज में जवाब देना बहुत ज़रूरी था, वो नहीं हो रहा था। मैं उठूँ और मैं बैठ जाऊँ, सीट से उठूँ। मेरे साथ एक वकील वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के बैठे थे, बड़े समझदार किस्म के कोई लग रहे थे मुझे, ज़ईफ थे। उन्होंने बोला बेटा आपका क्या इशू? मैंने कहा जी मेरे मकतूल का केस है। बोला इशू का पता है, इसका क्लियर कर दूंगी। मैंने कहा पता है, फाइल मेरे पास है। बोला खड़े हो जाओ। मैं खैर उठूंगा, खड़ा हो गया, हाथ के चौधरी इफ्तिखार साहब ने कहा जी फरमाइए। मैंने कहा सर बात यह है कि मैं मकतूल का भाई हूँ, ये पॉइंट अगर मुझे इजाज़त दें क्लियर करने की तो मैं करता हूँ। उन्होंने बोला आप आगे आ जाए। शनाख्ती कार्ड, मैंने कहा जी गेट पे। बोला गेट से इसका शनाख्ती कार्ड ले आओ। नाम बताओ। नाम बताया। बोला बताइए। मैंने कहा साहब बात ये है, इन्होंने प्ली ये ली है कोर्ट के आगे भी कि जी कातिल जो है वो कह रहा है कि जी मेरे घर से ये सही सलामत इतने बजे अपनी टोयोटा लैंड क्रूजर सरकारी जीप में चले गए हैं सलीम फारूकी साहब। बोला जी बिल्कुल ठीक है, यही कहा है, इस पे ये बयान है इनका इस पेज पे। मैंने कहा जी फलां पेज पे देखिए, डिफेंस थाने के SHO इमरान असलम साहब ने फलां पेज पे देखें एक रिकवरी मीमो तैयार की है जो कोर्ट में भी दी है, जिसमें 2 पिस्टल बमा लाइसेंस बनाम राजा फरत वो रिकवर किए, प्लस जो कारपेट था उसके ऊपर ब्लड था वो रिकवर किया। ठीक। मैंने मकतूल के जूते इनके बेडरूम से रिकवर किए। ठीक। मैंने कहा जी 5 बुलेट जो है गोलियों के चले हुए वो इनकी राजा फरत के बेडरूम की दीवार से रिकवर किए। ठीक। मैंने कहा जी फलां पेज पे देखिए पोस्टमार्टम डॉक्टर ने बॉडी से एक सिक्का किसी आतिशी असले का चला हुआ बरामद किया। यस। मैंने कहा ये सारी चीजें फलां पेज पे देखें, इनको सील करके FSL लेबॉर्ट्री सिंध पुलिस गार्डन कराची को भेज दिया गया। बोला यस। मैंने कहा जी FSL की रिपोर्ट फलां पेज पे देखे, उसमें ये लिखा हुआ है कि जनाब ये जो 9mm पिस्टल है, ये जो बॉडी से सिक्का बरामद हुआ, ये 9mm पिस्टल बनाम राजा फरत जिसका लाइसेंस भी ऑन रिकॉर्ड मौजूद है उससे चला है। बोला ठीक। 5 बुलेट जो दीवार से बरामद हुए हैं वो भी इसी पिस्टल से चले हैं, जिससे जो बॉडी से सिक्का मिला उसी पिस्टल से। बोला ठीक है। मैंने कहा जी ये रेड कारपेट जो कारपेट इनके कमरे में था वो जो टुकड़ा है उसकी जो रिपोर्ट आई वो भी इंसानी खून था उस कारपेट के अंदर। ठीक। वो जो गटर से कपड़े बरामद हुए हैं मुलजिम कातिल राजा फरत के वो भी है, प्लस 164 का ऑन रिकॉर्ड बयान है इसके अपने मुलजिम का कि मैंने और इसने डेड बॉडी इतने बजकर इतने मिनट पे ये उतारी और उतार के इसको फारूकी साहब की टोयोटा लैंड क्रूजर सरकारी जीप में सीटें पीछे से फोल्ड करके उसमें रखी और इसको राजा फरद लेके चला गया। ठीक।
मैंने कहा जी फला पेज पे देखें, इसको मफरूर डिक्लेयर किया, 1 लाख रुपए इस पे। बोला बस बैठ जाओ बस, दैट्स इट, बैठ जाओ। फिर उन्होंने आपस में तीनों ने जज साहबान ने मशवरा किया, मशवरा करके फिर बोला जी दूसरी पार्टी की तरफ से कौन है। उनके जीजो कारब खड़े हुए ने बोला जी मैं उसका अमू हूँ। तो बोला जी बात ये है, क्या आप मुतफिक हैं कि इस केस को आगे चलाएं? अगर चलाते हैं तो हम मुमकिन है इसको फांसी की सजा दे दें, या इसी सिंध हाई कोर्ट के फैसले को उम्र कैद प्लस 2 लाख रुपए जुर्माने वाले को बरकरार रखें। तो उन्होंने बड़ी माफ़ी तलाफ़ी, खैर उन्होंने बोला इस चीज़ की नहीं है, ये भी मैं दूसरी पार्टी से पूछूंगा। खैर मुझे फिर खड़ा किया गया, उन्होंने बोला हाँ जी बताएं, मुमकिन है हम इसको छोड़ दें अगर चलाएं, तो आप क्या चाहते हैं? मुझे तो पता था क्या ही विटनेस इसमें कोई नहीं है, ये भी अल्लाह पाक ने एक बड़ा करम किया था, लोगों की दुआएं थी, वालदा मुतरमा की बेपनाह दुआएं थी, जिसकी बदौलत ये कामयाबी नसीब हुई थी। मैंने कहा जी इसी को बरकरार कंप्यूटर राइटिंग में लिख के दो। मैंने राइटिंग में उसी वक्त लिख के दिया, उन्होंने भी दिया। उन्होंने कंसेंट ऑर्डर पास कर दिया कि जनाब जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उम्र कैद की सज़ा का अगेंस्ट मुजरिम राजा फरत, उसको आप हेल्ड रखा। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, ये सारा अल्लाह पाक ने करम किया दोस्तों की दुआओं से, वालदा मरहुमा की। मीनवाइल वालदा साहबा की डे बाई डे तबीयत बिगड़ती गई। मरहूम के 4 बच्चे थे, 2 बेटियां 2 बेटे। दोनों बेटों को फिर अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट कॉलेज पिटारो में एडमिशन उनका करवाया गया। इस सारे साने में ये था कि हमारी जो फैमिली थी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मजबूत सीसा प्लाई दीवार बन के बच्चों से लेके बड़े तक खड़े थे। स्पोर्ट थी डिपार्टमेंटल भी प्लस घरेलू भी। तो जिसकी वजह से और वो अफसाने बाला जो उस वक्त के थे, अल्लाह उनको खुश रखे, अपनी अमान में रखे, उन्होंने भी मुकम्मल जितनी वो सपोर्ट कर सकते थे वो आज तक भी कर रहे हैं। फैमिली भी साथ ही है, जॉइंट फैमिली सिस्टम था, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जॉइंट फैमिली सिस्टम है। उसमें फिर एक बेटा कैप्टन पायलट बन गया, एक जो बेटा था वो IT इंजीनियर है फॉरेन कंट्री में अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों बच्चियों की शादियां हुई और फैमिली आज भी हमारे साथ ही यहीं हम इकट्ठे ही रहते हैं। तो ये नाज़रीन कहने का मकसद ये था कि जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन थी, कभी खुदा न खास्ता इस किस्म का कोई सानिया पेश आई या किसी जानने वाले का हो, मेन चीज़ उसमें ये होती है जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं जी कोर्टें फैसला नहीं करती। कोर्टें फैसला इस वजह से नहीं करती कि नाकिस इन्वेस्टिगेशन की वजह से कोर्टें मजबूर होती हैं कि मुल्जिम को बेनिफिट ऑफ डाउट दें और मुल्जिम बाइज्जत बरी हो जाते हैं बड़े बड़े केसेस में। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का मेरा जो नाकिस एक छोटा सा तजर्बा है, मैं कोई पुलिस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं रहा हूँ, उसका तरीक़ेकार ये है कि आप उसके साथ बिल्कुल आईओ के साथ लग जाएं और लम्हा जो उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स हैं उनको अपने दिमाग से भी, अपने किसी सीनियर साथी से या जो इस किस्म का इन्वेस्टिगेशन वाला बंदा हो उससे भी शेयर करो और अपने कॉमन सेंस को भी अप्लाई करेंगे। ये जो इस किस्म की बात हो रही है वहाँ चलेंगी या नहीं चलेगी, एक चीज़। दूसरा, जैसे फर्ज किया मैंने बताया 46 हमारे उसमें जो है वो विटनेस थे जिनके बयानात ट्रायल कोर्ट में कलमबंद होने थे और कलमबंद हुए। उन 46 के जो बयानात हैं वो जो उन्होंने इनिशियल स्टेज पे 161 का बयान आईओ को दिया था वही एज इट इज़ उनको कोर्ट में देना था। वो एज इट इज़ अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट में दिया, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चनिंग भी करता है अपोनेंट वकील, उसमें भी उसको डगमगाने नहीं देना। जब इस किस्म की सारी चीज़ें हों तो फिर जो है मैं ये समझता हूँ कि कोई भी कोर्ट जो है वो राइट लेफ्ट नहीं जाती, बल्कि वो फिर सही मेरिट पे ही फैसला करती है। खुदा ना खास्ता कहने का मकसद ये है कभी इस किस्म का वो हो तो उसमें आपको दिलजमी से और वो करना, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में ये 2001 से लेकर तकरीबन 2009 में फाइनल डिसीजन चौधरी इफ्तिखार साहब का हुआ, जिसमें मकसद ये कि 9 साल पूरे लगे रहे हैं दिन रात इसी काम के लिए। बल्कि आज भी मुझे वर्ड याद है, शहादत अवान साहब बाद में एडवोकेट जनरल सिंह थे, तो वो भी इसी केस के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। जब वहाँ से हमें अल्हम्दुलिल्लाह ये कंसेंट ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने पास किया तो बाहर आके मुझे कहने लगे थे कि अमीन भाई बात ये है कि बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा कि हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी। मैंने कहा कि ये सब मालिक का करम था, वालदा मुहतरमा की दुआएं थी जो चलती नहीं। खैर नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी वालदा मुहतरमा को बताया तो बड़ी खुश हुई, लेकिन वो बात ऐसी सिचुएशन होती थी, जाहिर है वो जैसे मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि बड़े सारे घर के बच्चों में एक बच्चा बड़ा ही माँ बाप को आँख का तारा होता है। तो मरहूम भी सलीम फारूकी साहब भी ऐसे ही थे। वो बात उनको वालदा को हर हफ्ते में 2, 3, 4 दफ़ा ऐसे होता था कि वो शाम के टाइम में, सुबह के टाइम में या रात को सोते हुए उनको एक किस्म का दौरा पड़ता था। बिल्कुल बिलबिलाती थी जैसे एक बच्चा 6 माह का बिलबिलाता है, फिर उसको मैं गोद में लेता था, घर वाले लेते थे, प्यार करते थे, उनको तसल्लियाँ देते थे कि हम तो हैं, हमें आप देखें ये वो। तो वो भी एक संभालना बड़ा मुश्किल था। फिर प्लस ये था कि कोर्ट केसेस साथ चल रहे हैं, विटनेसेस को लेना,
उसको एक एक चीज़ को देखना, वकला साहबान को देखना, कोर्ट को देखना, फिर वालदा के डायलिसिस को चलाना। फिर भाई के बच्चों की सबसे ज़्यादा वो भी थी कि यार इसकी तरबियत इन बच्चों की ठीक हो जाए, क्योंकि ये तो उस वक्त क्रिकेट खेल रहे थे। जब भाई की डेथ उठाई तो उन्होंने अफसरान बाला ने कहा कि दिखाओ हमें। जब हमने दिखाया तो गली में क्रिकेट खेल रहे थे, उनको पता ही नहीं था कि जी वालिद की डेथ हो गई है और क्या है ये। खैर इस तरीके से अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया, तो बड़ा उसका एहसान है मालिक का। तो आखिर में तो बकौल शायर, कट तो गया है कैसे कटा ये ना पूछिए, यारो सफ़र हयात का आसान तो ना था। नादरीन, इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका व हमारा हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।